स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोर्स में। मेरा नाम है चंदन और आप देखना शुरू कर चुके हैं मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी से जीएनएम थर्ड ईयर वालों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके फुल डिस्क्राइब आंसर्स को। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है प्रसव की प्रथम अवस्था को डिफाइन करना है। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होता है उसी को आज हम लोग पहले क्वेश्चंस के तौर पे देखने वाले हैं। तो ये जो अवस्था होती है वो प्रसव यानी डिलीवरी या लेबर के प्रारंभ होते ही शुरू हो जाती है। यह अवस्था गर्भाशय की दर्द युक्त संकुचनों से प्रारंभ होकर ग्रीवा के पूर्ण डाइल्टेशन तक बनी रहती है। यह अवस्था प्रथम प्रसव यानी प्राइमरी ग्रेविडा वाले में औसतन 10 से 14 घंटा तक रहती है तथा मल्टी ग्रेविडा वाले में 6 घंटे की तक बनी रहती है। इस अवस्था में सर्विक्स जो होता है वो पतला होकर 2 से 10 सेंटीमीटर तक चौड़ा हो जाता है। साथ ही 4 सेंटीमीटर तक अगर होने पे यानी 4 सेंटीमीटर तक सर्विक्स का डायलेटेशन होने पे हम लोग पार्टोग्राफ को लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, पार्टोग्राफ के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। अगर आपने उस वीडियो को मिस किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रसव की जो प्रथम अवस्था होती है वो प्रसव के प्रारंभ होते ही शुरू हो जाती है और जब सेकेंड स्टेज आता है लेबर का तब तक ये बनी रहती है। यह दर्द युक्त संकुचनों से प्रारंभ होकर सर्विक्स के फुल डाइल्टेशन तक बनी रहती है, जो कि 2 से 10 सेंटीमीटर तक ये फुल डाइल्टेशन होता है। यह जो अवस्था होती है वो प्राइमरी ग्रेविडा वाले में औसतन 10 से 14 घंटा तक और मल्टी ग्रेविडा वाले में 6 घंटे तक ये अवधि में बनी रहती है। इसमें सर्विक्स जो होता है वो पतला हो जाता है, साथ ही जो इसका डाइल्टेशन होता है वो 2 से 10 सेंटीमीटर तक चौड़ा होता है। अगला है प्रसव की प्रथम अवस्था का प्रबंधन, यानी क्या क्या मैनेजमेंट हम लोग करते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में, उसी को हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला, महिला की समान स्थिति का पता लगाना चाहिए। साथ ही प्रसव प्रारंभ होने के सही समय का पता लगाना चाहिए। योनि से स्रावित होने वाले पदार्थ में एमनियोटिक द्रव की पता लगाना चाहिए। साथ ही आवश्यक योनि व प्रसूति परीक्षण करना चाहिए, जैसे शिशु की प्रस्तुति, सर्विक्स का फैलाव, झिल्लियों की क्षति इत्यादि। साथ ही स्त्री के प्रसव के लिए अनावश्यक रूप से प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, यानी नॉर्मल डिलीवरी को होने देना चाहिए। उसको अत्यधिक रूप से ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए नहीं बोलना चाहिए या प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। साथ ही प्रसव पूर्व मुलाकात एवं प्रसव पूर्व जांच संबंधित सभी रिकॉर्ड एकत्रित करने चाहिए। साथ ही आवश्यक हो तो महिला को लेफ्ट लेटरल स्थिति में एनीमा प्रदान करनी चाहिए। साथ ही फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने के लिए महिला को आईवी लाइन चालू करनी चाहिए और महिला को मूत्राशय खाली कराना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो कैथेटर लगा देना चाहिए। साथ ही महिला को पेथिडाइन 50 से 100 mg आईवी के थ्रू दे देना चाहिए और पार्टोग्राफ के उपयोग द्वारा प्रसव की प्रगति का नोट करते रहना चाहिए। जैसा कि मैंने ऊपर बता दिया है कि पार्टोग्राफ हम लोग लिखना तब शुरू करते हैं जब डाइल्टेशन जो होता है वो 4 सेंटीमीटर स्टार्ट हो जाता है। साथ ही घबराहट से बचने के लिए महिला को सांत्वना व मनोवैज्ञानिक सहारा प्रदान करना चाहिए और महिला के जैविक चिन्हों को भी जांचते रहना चाहिए। साथ ही किसी प्रकार की चेतावनी चिन्ह का पता लगाकर और चिकित्सक को सूचित करना चाहिए। साथ ही सर्विक्स के फैलाव की प्रगति को रिकॉर्ड करना चाहिए और शिशु की स्थिति का आकलन निरंतर करते रहना चाहिए। साथ ही भ्रूण की हृदय ध्वनि को भी रिकॉर्ड करके रखना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ हो गया गर्भावस्था की प्रथम जो अवस्था होती है उसका मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसमें हम लोग समान स्थिति का पता लगाते हैं महिला का। साथ ही प्रसव प्रारंभ होने के सही समय का पता लगाना चाहिए। साथ ही योनि से स्रावित होने वाले पदार्थ में एमनियोटिक जो फ्लूइड होता है उसका भी पता लगाना चाहिए। साथ ही आवश्यक योनि व प्रसूति परीक्षण करने चाहिए, जैसे शिशु की प्रस्तुति, सर्विक्स का फैलाव, झिल्लियों की क्षति आदि। स्त्रियों को प्रसव के लिए अनावश्यक रूप से प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। साथ ही प्रसव पूर्व मुलाकात एवं प्रसव पूर्व उपचार संबंधी सभी रिकॉर्ड को एकत्रित कर रखना चाहिए और अगर जरूरी हो तो महिला को लेफ्ट लेटरल स्थिति में एनीमा को प्रदान करना चाहिए। साथ ही फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट के संतुलन को बनाए रखने के लिए महिला के आईवी लाइन को चालू कर देना चाहिए। साथ ही महिला के ब्लाडर को खाली करा लेना चाहिए और यदि जरूरी हो तो कैथेटर भी लगाना चाहिए। साथ ही महिला को पेथिडिन 50 से 100 mg जो होता है उसको आईवी के थ्रू देना चाहिए। साथ ही पार्टोग्राफ के उपयोग द्वारा प्रसव की प्रगति को हमेशा नोट करते रहना चाहिए और घबराहट से बचाने के लिए महिला को सांत्वना व मनोवैज्ञानिक सहारा प्रदान करना चाहिए। साथ ही महिला के जैविक चिन्हों को भी जांचते रहना चाहिए व किसी प्रकार की चेतावनी चिन्ह का पता लगने पर चिकित्सक को तुरंत सूचित करना चाहिए। साथ ही जो सर्विक्स होता है उसके डायलेट को भी हमेशा
उसके प्रगति को रिकॉर्ड करना चाहिए। साथ ही शिशु की स्थिति का भी आकलन निरंतर करते रहना चाहिए। और भ्रूण का जो हार्ट का जो ध्वनि होता है यानी हार्ट साउंड जो होता है उसको भी रिकॉर्ड करके रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला है प्रसव की द्वितीय चरण यानी सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। अभी हम लोगों ने प्रथम स्टेज को देखा था, अब हम लोग देखेंगे सेकेंड स्टेज को। तो ये जो होता है वो फर्स्ट स्टेज की समाप्ति के उपरांत शुरू होता है, यानी जब सर्विक्स का जो डायलिटेशन होता है वो पूरा हो जाता है या संपूर्ण हो जाता है तब ये शुरू होता है, तथा शिशु जब तक जन्म ना ले यानी शिशु के जन्म तक ये बनी रहती है। ठीक है, जो सेकेंड स्टेज होता है वो से लेके और शिशु के जन्म लेने तक ये बनी रहती है। इस प्रक्रिया के मध्य शिशु के बाहर निकलने तक होने वाली प्रक्रिया को ही प्रसव की द्वितीय अवस्था कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि सर्विक्स का संपूर्ण डायलिटेशन जब हो जाए वहां से ये शुरू होता है और शिशु के जन्म लेने तक, ठीक है, जो अवस्था बनी रहती है या जो स्टेज बना रहता है उसी को हम लोग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर बोलते हैं, अर्थात द्वितीय अवस्था बोलते हैं प्रसव की इस अवस्था में गर्भाशय के संकुचनों की क्षमता जो होती है उनकी फ्रीक्वेंसी तथा उनके समय में वृद्धि होती है और अंततः शिशु जो होता है वो जन्म लेता है। ठीक है, यानी इसके संकुचन में और इसके फ्रीक्वेंसी में साथ ही इसके समय में भी वृद्धि होती है, जिसके कारण जो होता है वो बच्चा बाहर निकलता है। अगला है प्रसव के द्वितीय चरण में शारीरिक क्रियात्मक परिवर्तन, यानी क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं उसको हम लोग देखेंगे सेकेंड स्टेज में जो चेंजेस आते हैं। तो पहला, सर्विक्स का फुल डायलिटेशन हो जाता है। दूसरा, प्रसव की पीड़ा में वृद्धि होती है, वह गर्भाशय के संकुचनों का तीव्र और प्रबल हो जाता है। साथ ही गर्भस्थ शिशु का जनन जो मार्ग है उसमें खिसक जाता है। साथ ही गर्भाशयी झिल्ली का फटना तथा गर्भोदक का बाहर निकलना यानी एमनियोटिक फ्लूइड का बाहर निकलना। साथ ही शिशु को बाहर निकालने के लिए गर्भाशय की पेशियों का छोटा होना और मेम्ब्रेन्स डेसिडुआ से पृथक हो जाना और माँ द्वारा पुशिंग करने से शिशु के नीचे की ओर धकेलना इसमें आता है। ठीक है, जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं उसमें सर्विक्स का फुल डायलिटेशन, प्रसव की पीड़ा में वृद्धि, साथ ही गर्भाशय के संकुचनों का तीव्र और प्रबल होना और शिशु का जनन मार्ग में खिसकना और नीचे की ओर आना, साथ ही गर्भाशयी झिल्ली का फटना और गर्भोदक का बाहर निकलना। साथ ही परमानेंट शॉर्टेनिंग ऑफ यूटेरिन मसल्स भी होते हैं। साथ ही मेम्ब्रेन्स जो होता है वह डिसिडुआ से पृथक हो जाता है। अगला है जो सेकेंड स्टेज होता है उसका हम लोग पहचान कैसे करेंगे। तो पहला, गर्भाशय के संकुचनों की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ती है जिसके कारण इसका पहचान आसानी से हो जाएगा। साथ ही संकुचन जो होता है वो 2 मिनट के अंतर पर होता है तथा प्रति संकुचन का जो समय होता है वो 1 से 1.5 मिनट का रहता है। नोटिफिकेशन होता है लेबर का सेकेंड स्टेज का, उसमें संकुचन का आवृत्ति और तीव्रता बढ़ता है और ये जो संकुचन होता है वो 2 मिनट के अंतर पर होता है तथा प्रति संकुचन का जो समय अंतराल होता है वो 1 से 2 मिनट का होता है। साथ ही गर्भाशय की झिल्ली इसमें रप्ट कर जाती है यानी फट जाती है, वह रक्त मिश्रित एमनियोटिक फ्लूइड का रिसाव होना शुरू होता है। साथ ही योनि में शिशु का दबाव बढ़ने के कारण गुद्दा तथा वाल्व की दूरी बढ़ने लगती है और पेरिनियम का क्षेत्र फूल जाता है तथा पतला भी हो जाता है। साथ ही टांगों में कंपन होने लगती है और वाल्वा से होकर शिशु का प्रस्तुति भाग सिर की तरफ दिखाई देना शुरू हो जाता है। साथ ही ग्रीवा जो होता है वह विलीन यानी इफेसमेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रसव की पहचान, यानी जो सेकेंड स्टेज में प्रसव होता है, लेबर होता है, उसका पहचान। अगला है प्रसव की द्वितीय अवस्था का हम लोग मैनेजमेंट क्या क्या करेंगे। ठीक है, यानी मैनेजमेंट ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। तो पहला, सर्वप्रथम महिला को डिलीवरी टेबल पर पीठ के बल लेटा देना चाहिए। साथ ही माँ तथा भ्रूण की स्थिति का आकलन कर लेना चाहिए। गर्भाशयी संकुचनों के तीव्र होने पर महिला को बल लगाने के लिए कहना चाहिए ताकि शिशु को जो है वह बाहर की ओर धकेला जा सके या बाहर निकल सके। साथ ही फीटल हार्ट साउंड को प्रत्येक 5 मिनट पर नोट करना चाहिए और महिला की योनि की गंभीरता से जांच कर नोट कर लेना चाहिए। साथ ही मिडवाइफ को देखना चाहिए कहीं कॉर्ड प्रोलेप्स तो नहीं हो रहा है, यानी गंभीरता को भी देखते रहना चाहिए। साथ ही प्रत्येक जांच में विसंक्रमित तकनीक यानी एसेप्टिक टेक्निक का प्रयोग करना चाहिए और महिला के भाल्वल क्षेत्र की उचित प्रकार से सफाई कर लेना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से बचा जा सके। साथ ही प्रसव के समय उपयोगी सामग्री सभी उपकरणों को सर्जिकल ट्रॉली पर क्रमानुसार लगा लेना चाहिए, जिसमें लोकल एनेस्थेसिया, जाइलोकेन या लिगोकेन जो होता है, साथ ही कैटगेट धागा, सिलाई की सुइयाँ, अम्बिलिकल कॉर्ड काटने वाली कैंची यानी सीजर, साथ ही 3 क्लैंप, 1 निडल होल्डर और 1 स्पंज होल्डर इसमें शामिल होते हैं। साथ ही गौज के टुकड़े, स्टेरलाइन कॉटन, सॉकिंग मशीन यानी जो सक्शन मशीन होता है वो, साथ ही तौलिया 2, इस सब को इसमें रख लेना चाहिए। साथ ही प्रसव वाले कमरे में पर्याप्त रूप से रोशनी होनी चाहिए और मिडवाइफ
व प्रसव सहायक को विसंक्रमित गाउन, दस्ताने, मास्क व कैप पहनने को बोलना चाहिए या पहनना चाहिए। साथ ही महिला को डोर्सल अथवा लिथोटॉमी पोजीशन में रखना चाहिए। ये हो गया प्रसव की द्वितीय अवस्था का प्रबंधन, जिसमें महिला को डिलीवरी टेबल पर सर्वप्रथम लिटा देना चाहिए पीठ के बल। साथ ही मां तथा भ्रूण की स्थिति का हमेशा आकलन करना चाहिए और गर्भाशय संकुचन के तीव्र होने पर महिला को बल लगाने के लिए कहना चाहिए ताकि शिशु जो है वो बाहर आ सके। साथ ही FHS का भी प्रत्येक 5 मिनट पर साउंड को नोट करना चाहिए और महिला की योनि की गंभीरता से जांच कर लेना चाहिए और उसको नोट करना चाहिए। साथ ही मिडवाइफ को भी देखना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी की स्थिति को नोट किया जा सके या उसका जो है उसको भांप के उसको दूर किया जा सके। साथ ही प्रत्येक जांच में विसंक्रमित तकनीक, जिसे हम लोग एसेप्टिक टेक्निक बोलते हैं, उसका प्रयोग करना चाहिए और महिला के भालवल क्षेत्र की उचित प्रकार से सफाई कर लेनी चाहिए ताकि कोई भी प्रकार का संक्रमण ना हो। साथ ही जो सामग्री होती है उपयोग में लाने वाली या फिर उपकरण होते हैं उसको सर्जिकल ट्रॉली पर और क्रमानुसार लगाने चाहिए, जैसे लोकल एनेस्थेसिया, साथ ही कैटगेट धागा, सिलाई की सुइयां, एम्बिलिकल कॉर्ड काटने वाली सीजर, क्लेम 3, निडल होल्डर 1, स्पंज होल्डर, साथ ही गौज के टुकड़े, स्टराइल कॉटन, साथ ही सक्शन मशीन, तौलिया, ये सब शामिल होती है। साथ ही प्रसव वाले कमरे में पर्याप्त रोशनी भी होनी चाहिए और मिडवाइफ व प्रसव सहायक को विसंक्रमित गाउन, दस्ताने, मास्क व कैप पहनने को बोलना चाहिए या पहनना चाहिए। साथ ही महिला को डोर्सल अथवा लिथोटॉमी पोजीशन में बनाए रखना चाहिए। अगला है प्रसव प्रक्रिया यानी प्रोसेस। इसमें गर्भाशय संकुचन के प्रभाव से शिशु का जो सिर होता है वो धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकना शुरू करता है। साथ ही जैसे ही योनि द्वार से सिर दिखाई देता है, संकुचनों के मध्य स्त्री को नीचे की तरफ जोर लगाने के लिए कहना चाहिए। साथ ही मिडवाइफ दस्ताने पहनने हुए बाएं हाथ के अंगूठा तथा तर्जनी अंगुली की सहायता से शिशु के सिर के ऑक्सीपट भाग को नीचे पीछे की ओर दबा कर रखती है ताकि फ्लेक्शन बना रहे। साथ ही संकुचनों के मध्य भाल्वल आउटलेट को स्ट्रेच करता हुआ सिर बाहर की ओर आता है तथा हल्का सा वापस जाता है, इसको क्राउनिंग बोलते हैं। ठीक है, संकुचन के समय जो सिर जो होता है वो नॉर्मली थोड़ा सा बाहर निकलता है और फिर एक बार अंदर की तरफ जाता है, जिसे हम लोग क्राउनिंग बोलते हैं। साथ ही मिडवाइफ बाएं हाथ से शिशु के ऑक्सीपट को नीचे की ओर दबाती है तथा दाएं हाथ की विसंक्रमित अंगुलियों से शिशु के ठोड़ी को हल्के से ऊपर उठाने पर शिशु के सिर की डिलीवरी हो जाती है। साथ ही गर्भ में अंदर शिशु के प्रत्यावर्तन, जिसे हम लोग रेस्टिट्यूशन बोलते हैं, उसकी गति होती है और इस गति के पश्चात यानी रेस्टिट्यूशन के पश्चात संकुचनों के साथ ही सिम्फेसिस प्यूबिस के नीचे से आगे आने वाले कंधा बाहर निकल जाता है। इसके बाद सिर को ऊपर की ओर खींचते हुए पार्श्व कंधे को भी बाहर निकाल लेना चाहिए। साथ ही कंधे की डिलीवरी के पश्चात पार्श्विक मोड़, जिसे हम लोग लैटरल फ्लेक्शन बोलते हैं, उसके द्वारा धड़ की डिलीवरी करा दी जाती है। शिशु को तुरंत उचित देखभाल प्रदान की जाती है, यानी डिलीवरी के तुरंत बाद शिशु को उचित देखभाल प्रदान की जाती है। साथ ही शिशु मुख एवं ग्रसनी तथा नसा छिद्र में एकत्रित श्लेष्मा व रक्त की छोटी अंगुलियों पर गौज लगाकर पोंछ देना चाहिए। साथ ही उसके आँख की पलकों को बोरिक एसिड से बने पानी के घोल में रुई डुबाकर साफ करना चाहिए। तो ये कुछ हो गए डिलीवरी प्रोसेस। अगला है नर्सिंग देखभाल, ठीक है, जिसमें प्रसव की पूरी जांच करनी चाहिए। साथ ही वाइटल साइंस की भी जांच कर लेनी चाहिए और शिशु के फीटल हार्ट साउंड को प्रत्येक 15 मिनट पर अवलोकित करना चाहिए। साथ ही महिला के मूत्राशय को खाली करा देना चाहिए। नी चेस्ट की स्थिति में महिला को संतुलन बनाए रखने में मदद करनी चाहिए। साथ ही शिशु के सभी वाइटल चिन्हों को यानी वाइटल साइंस को जाँच करते रहना चाहिए और शिशु को स्वच्छ रखने के बाद ट्रे में रख देना चाहिए। साथ ही ध्यान रहे ट्रे माँ के स्तर से थोड़ा नीचे रहनी चाहिए ताकि प्लेसेंटा से शिशु की रक्त जो है वह आपूर्ति बनी रहे। साथ ही माँ को शिशु के लिंग के बारे में बताना चाहिए, यानी बच्चा क्या हुआ है, मेल या फीमेल हुआ है, इसके भी बारे में माँ को जानकारी देना चाहिए। तो ये कुछ हो गए नर्सिंग केयर। अगला है प्रसव की तृतीय अवस्था यानी थर्ड स्टेज ऑफ लेबर अथवा AMTSL यानी एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने 2 लेबर स्टेज को देख लिया, पहला प्रथम स्टेज को और दूसरा सेकेंड स्टेज को। अब हम लोग देखेंगे थर्ड स्टेज को। ठीक है, तो ये जो अवस्था होती है वो प्रसव की सबसे अंतिम अवस्था होती है, जो शिशु के जन्म से लेकर और प्लेसेंटा, एम्बिलिकल कॉर्ड, साथ ही मेम्ब्रेन्स के बाहर निकलने तक ये बनी रहती है। साथ ही इस अवस्था की जो समान अवधि होती है वो 15 से लेकर 30 मिनट तक बनती है। ठीक है, जो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर होता है वो सबसे अंतिम अवस्था होती है डिलीवरी या लेबर की, जो शिशु के जन्म से लेकर और
अपरा, नाभिनाल तथा झिल्ली के बाहर निकलने तक ये बनी रहती है। साथ ही यह अवस्था जो होती है वो नॉर्मली रूप से 15 से लेकर 30 मिनट तक की अवधि तक बनी रहती है। अब हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या हम लोग प्रबंधन करते हैं यानी मैनेजमेंट को। तो पहला, इस अवस्था के प्रारंभ होने से महिला तथा नवजात शिशु की गंभीरता से अवलोकन करना चाहिए। साथ ही किसी प्रकार की जटिलता की रोकथाम करना आवश्यक होता है और यह अवस्था महत्वपूर्ण एवं निर्णायक रहती है अथवा मिडवाइफ एवं ऑब्स्टेट्रिशियन को सतर्क रहना चाहिए। साथ ही प्रसव की पश्चात लगभग 30 मिनट में नाभिनाल व अपरा को बाहर स्वतः ही निकलना चाहिए। ठीक है। साथ ही स्राव में किसी प्रकार की असहनीय बदबू व महिला को ज्वर तो नहीं है इसकी भी जांच करनी चाहिए। साथ ही शिशु के नाभिनाल को नाभि से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर क्लैंप कर देना चाहिए तथा क्लैंप के आगे एक और क्लैंप 2 सेंटीमीटर की दूरी पर कस देना चाहिए एवं दोनों के मध्य से नाभिनाल को एसेप्टिक टेक्निक में या एसेप्टिक कंडीशन में काट लेना चाहिए। साथ ही जैसे ही गर्भ से शिशु बाहर आता है, गर्भाशय तथा इसकी भित्तियां सिकुड़ने लगती है। यह सिकुड़न उस स्थान पर भी होता है जहां प्लेसेंटा जुड़ा होता है। साथ ही प्लेसेंटा के मेटरनल सरफेस वाली रचना के भाग निकट आने लगते हैं। परिणाम स्वरूप अपरा जो होता है वह घना होने लगता है। इस क्रिया के कारण अपरा दीवार से पृथक होना प्रारंभ कर देती है। साथ ही अपरा के मध्य केंद्र के पृथक होते ही रक्त का एक मोटा थक्का सा बन जाता है जिससे अपरा की परिधि पर दबाव बनता है और अपरा जो होती है वह डेसिडुआ की स्पॉन्जी सतह से अलग हो जाती है। साथ ही अपरा के अलग होते ही ताज़ा रक्त रिश्ते लगते हैं क्योंकि मेटरनल सतह से रक्त वाहिनियां जो होती हैं वो फट जाती हैं अपरा के पृथक होने से। साथ ही अपरा के बाहर निकलने के पश्चात इसके खिंचाव झिल्लियों पर पड़ता है। इसी बीच महिला के जोर लगाने से झिल्ली भी बाहर आ जाती है। गर्भाशय की दीवारें सिकुड़ने लगती है। साथ ही गर्भाशय की जो सतह होती है मायोएंट्रियम वो भी सिकुड़ने लगती है तथा फटी रक्त वाहिनियों को अपने में दबा लेती है और रक्तस्राव जो होता है वो बंद हो जाता है। साथ ही यदि अपरा एवं झिल्ली का कोई टुकड़ा गर्भ में शेष रह जाता है तो इसकी सूचना तुरंत डॉक्टर को देनी चाहिए। महिला के नीचे भाग की मालिश करने से के साथ साथ कभी कभी रक्त के थक्कों के साथ अपरा एवं झिल्ली के शेष टुकड़े भी बाहर निकल जाते हैं। साथ ही महिला के संपूर्ण पेट को ढक देना चाहिए और शिशु की सफाई के पश्चात शिशु को मां के वक्ष पर स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट के लिए लिटा देना चाहिए। साथ ही शिशु के पैर के छीन लेना चाहिए और पार्टोग्राफ को पूरा करते समय समस्त रिकॉर्ड की जांच कर लेनी चाहिए। तो ये कुछ हो गया जो हम लोग डिलीवरी होता है उसमें जो हम लोग प्रबंधन करते हैं उससे रिलेटेड बात। हम लोग बढ़ेंगे नर्सिंग केयर की तरफ। ठीक है, यानी 3rd स्टेज ऑफ लेबर होता है उसमें हम लोग क्या क्या नर्सिंग केयर करते हैं। तो पहला, भग की ठीक से सफाई करने के बाद भग पर विसंक्रमित पैड लगाना देना चाहिए। साथ ही मां के जैविक चिन्हों की नियमित जांच करना चाहिए जैसे ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, टेम्परेचर, ये सब। साथ ही यदि एपिस्टोमी हुई है तो टांकों की जांच करें एवं पेरिनियम क्षेत्र की जांच करना चाहिए। साथ ही कोई घाव की स्थिति हो तो उसको ठीक तरह से साफ सफाई करने के बाद अगर किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी हो तो उसको तुरंत डॉक्टर से सूचित करना चाहिए। साथ ही प्रसव पश्चात योनि मार्ग में होने वाले रक्तस्राव का भी अवलोकन करना चाहिए और नवजात शिशु का भी संपूर्ण अवलोकन करने के साथ साथ माँ को शिशु को स्तनपान कराने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो महिला को IV फ्लूइड भी देना चाहिए। साथ ही किसी भी प्रकार की जटिलता होने पर चिकित्सक को भी तुरंत सूचित करना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ हो गए नर्सिंग केयर। आज हम लोगों ने देखा जो भी लेबर होता है उसके तीनों स्टेज को, 1st स्टेज, 2nd स्टेज और 3rd स्टेज को। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित PDF को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है जिस पे आप टाइप करके PDF को देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।